गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने जो अभी तक के एक्सप्रेशन सीखे हुए सेक्शन में उसकी डेरिवेशन एक बार जो भी एक्सप्रेशन जो अब तक के सीखे उसको रिवाइज कर देती हूँ। इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सेक्शन इज गिवन बाय x is equal to capital A sin omega t plus 5, whereas capital A is the amplitude of SHM, phi is the epoch or phase constant or starting phase or initial phase, omega is the angular frequency and x is the displacement. So this is the equation, general expression for the displacement of the particle performing linear SHM. Yesterday I told you that if the particle starts its SHM from mean position, then equation for the displacement of the particle is given by x is equal to A sin omega t. And if the particle starts its motion from extreme position, then equation for the displacement of the particle is given by plus or minus a cos omega t, right? अगर एक आधा पार्टिकल अपनी SHM मीन से शुरू करता है तो इक्वेशन फॉर मीन पोजीशन, इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इफ द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन, तो ये आप इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करोगे। अगर एक आधा पार्टिकल अपनी SHM एक्सट्रीमिटी से शुरू करता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आप ये लोगे। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी आएंगी तो प्लस a cos ओमेगा टी लिखना, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी आएंगी तो माइनस a cos ओमेगा टी, यानी a cos ओमेगा टी से आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर पार्टिकल अपनी SHM एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा। तो आप इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी लिखोगे प्लस और माइनस, डिपेंडिंग ऑन कि अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है तो प्लस a एंड निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है तो माइनस a। ओके, so these are the equations for the displacement of the particle performing linear SHM. Now we have studied the expression for the velocity of the particle performing linear SHM is v is plus or minus omega into under root of a square minus x square. ये एक्सप्रेशन भी हम लोग ने डिराइव किया है। इसके अलावा अगर मुझे वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं एक और एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, तो ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन है x का, इसको डिफरेंशिएट करके ये कब लगाओगे, अगर आपको एक आधे न्यूमेरिकल में एम्पलीट्यूड भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक आधा एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा है कि सपोज अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको पता है x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन आपको पता है, डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिलती है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, so I'll do that differentiation, d by dt of x, that is dx by dt is d by dt of capital A sin ओमेगा t plus phi, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ये तो कांस्टेंट होता है, पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म करता है तो उसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलता, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तो उसको बाहर निकालो। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आपने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा। तो आपको ये मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज ऑल्सो वन मोर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। देखो ये तो हमको पहले से ही मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, velocity of the particle performing linear SHM is given by v is equal to plus or minus omega into under root of a square minus x square. So similarly one more expression you can have by having the differentiation of displacement. Since displacement is given by x is equal to a sin omega t plus phi, ये कब लगाओगे, पार्टिकल अपनी मोशन कहीं से भी शुरू करे, रादर देन मीन और एक्सट्रीमिटी से छोड़ के और कहीं से भी शुरू करके तब आप ये लगा सकते हो एक्सप्रेशन। तो अभी ऐसा नहीं कि अगर पार्टिकल मीन से मोशन चालू करे तो आप ये ही लगाओ, ये कंपलसरी, ये तो लगाना है। लेकिन एक आध बार आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई इससे शुरू करें, तो इससे भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कंडीशन डालना पड़ेगा कि अगर एक आधा पार्टिकल मीन से अपनी SHM शुरू करता है तो फाई कितना लेना है 0, और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करता है तो फाई कितना लेना है 90, और निगेटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करेंगे तो फाई कितना लेना है 270। फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, अगर एक आधा पार्टिकल अपनी मोशन मीन से शुरू करेगा तो फाई यानी इपोक, फाई की वैल्यू 0 लेना। अगर एक आधा पार्टिकल अपनी मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से चालू करेगा तो फाई की वैल्यू कितना लेना 90। अगर एक आधा पार्टिकल अपनी मोशन निगेटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करेगा तो फाई की वैल्यू कितनी लेना 270, लाइक दैट।
और रादर देन मीन और एक्सट्रीमिटी से चालू करेगा तो आपको फाई की वैल्यू वहाँ पर न्यूमेरिकल में दी रहेंगी। तो वो कितनी भी हो सकती है, 0 और 90 के बीच में, या 90 और 270 के बीच में कितनी भी हो सकती है। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये भी एक्सप्रेशन आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम बताता है, और ये भी एक्सप्रेशन आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम भी बताता है। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड पता रहेगा, ओमेगा पता रहेगा, फाई पता रहेगा और टाइम ड्यूरेशन पता रहेगा, और उससे आपको भी निकालना है। तो वो डिपेंडिंग ऑन द डाटा विच इज प्रोवाइडेड, depending on the data which is provided in the numerical, you have to decide कि which formula you have to use for calculating the velocity। तब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला है परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, और ये भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम है, लेकिन इसको हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला है। ठीक है, तो अभी वैसे आपको पता है जैसे मैंने वेलोसिटी के लिए निकाला, वैसे हम लोग एक्सेलरेशन की भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर आप वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डी बाई डी टी ऑफ वी, ये देखो v यानी वेलोसिटी, डी बाई डी टी ऑफ वी is equal to d by dt of a omega cos omega t plus phi। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलता है आपको? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा, और ये a एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है, तो उसको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, उसको बाहर निकालो डेरिवेटिव के, तो a और ओमेगा बाहर, एंड दिस इज व्हाट d by dt ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a ओमेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x आपने मैथमेटिक्स में सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t, ये माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, और फाई ये फेज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आपके मन में ये सवाल यहाँ पर आया होगा कि मैडम ने इसको डिफरेंशिएट करते वक्त डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यहाँ पे cos x लिया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज cos ओमेगा टी प्लस फाई, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई लेना पड़ता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ फाई इज 0, तो इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ फाई 0 क्यों? क्योंकि फाई ये फेज कांस्टेंट है, एक तरीके का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी किया है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, a और ओमेगा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, फिर से डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई करो। अभी डेरिवेटिव ऑफ cos x मैथ्स में हमने सीखा है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई इज माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, तो यहाँ डेरिवेटिव ओमेगा t इज ओमेगा एंड डेरिवेटिव फाई इज 0, क्योंकि फाई इज अ फेज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए वो 0 यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। तो ओमेगा प्लस 0 ओमेगा ही बनेगा ना, ओमेगा प्लस 0 क्या बनेगा? ओमेगा बनेगा, इसलिए ये ओमेगा। अब अगली स्टेप, फाइनल स्टेप लिखते हैं ए ओमेगा इंटू ओमेगा, और ये माइनस साइन सामने ले लेती है, माइनस साइन सामने ले लिया, ये माइनस साइन ये बीच में ले लिया, और ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। So acceleration is equal to minus a omega square sin omega t plus phi। अब अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थोड़ा सामने ले लूँ और ओमेगा स्क्वायर सामने लेके a sin ओमेगा t प्लस फाई इज एक्सीलरेशन। आपको याद है कि a sin ओमेगा t प्लस फाई ये क्या है? a sin ओमेगा t प्लस फाई ये तो x है, तो आप इस प्रकार अगर इसको a sin ओमेगा t प्लस फाई को मैं x से रिप्रेजेंट करूँ ना, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सीलरेशन आ गया याद में। यही डेरिवेशन हम लोग ने निकाला था, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट a sin ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है 2, एक ये और ये एक दूसरा, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आपने पहले से डिराइव करा हुआ है,
whereas x stands for what, a sin omega t plus phi, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये जनरल, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, एंड दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इसको आप पॉज करके ये सारे डेरिवेशन लिख लेना है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक आ जाओ और सारे डेरिवेशन लिख लो। कौन से फॉर्मूले अपने को बाद में न्यूमेरिकल्स के टाइम लगने वाले हैं, ये आपको इन्हीं में से हम कलेक्शन करके देंगे, तो इसीलिए आपको बीच बीच में ये जो डेरिवेशन आ रहे हैं उसको वीडियो पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैंने उस दिन आपको बताई थी। व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड? The maximum displacement covered by the particle performing linear SHM from the mean position. The maximum displacement covered by the particle which is performing SHM from the mean position is called as the amplitude. इसका हिंदी में मीनिंग ऐसा है कि अगर एक आधा पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म करता है तो उसने अपने मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर एक आधा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसने अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये कई बार मैंने बीच बीच में वीडियो बनाते वक्त आपको बीच बीच में बताया है कि सपोज ये एक पार्टिकल है और ये एक ऐसे इस पाथ में लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, लाइक दैट, या एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम एंड दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम। वो अगर लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो एम्पलीट्यूड आप किसको बोलोगे? तो ये है आपके पार्टिकल की मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम और ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। सो मीन से एक्सट्रीमिटी तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम यानी जब वो ऑसिलेट करेगा तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा। So this is what a maximum displacement, मैंने डेफिनेशन लिखा के भी दी है। The maximum displacement covered by the particle performing linear SHM from its mean position is called as a amplitude. What is meant by amplitude? The maximum displacement covered by the particle performing linear SHM from its mean position is called as a amplitude. उसके बाद हम अगली डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं पीरियड। What is meant by period? इसको समझने के लिए सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन आपने सीखी हुई है, बराबर है। वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन? ये हमने क्लास में भी रेगुलर में कई बार इसको रिवाइज किया है। पीरियोडिक मोशन यानी क्या? ऐसी कोई भी मोशन जो बार बार वही पाथ रिपीट करती है, ऐसी कोई भी मोशन जो बार बार वही पाथ रिपीट करती है और बार बार वही पाथ रिपीट करते वक्त उतना ही टाइम लेती है, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फिर पीरियड का मतलब क्या होता है? तो फिर जब एक आधी बॉडी बार बार वही पाथ रिपीट करती है और बार बार वही पाथ रिपीट करने के लिए उतना ही टाइम लेती है तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो जब वो पाथ रिपीट करने की एक ड्यूरेशन, उस पाथ का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो बॉडी जो कोई मोशन परफॉर्म कर रही है उस मोशन का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। अब ऑसिलेशन में हम लोग पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो थोड़ा इस डायग्राम की तरफ देखो। ऑसिलेशन में हम लोग पीरियड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जरा इस डायग्राम को देखो। अगर मेरे पार्टिकल ने इस पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से x=+a, अगर हमारे पार्टिकल ने इस पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से यानी x=+a से एसएचएम शुरू किया, तो एक एक्सट्रीमिटी से दूसरी एक्सट्रीमिटी और ये दूसरे एक्सट्रीमिटी से फिर से वापस वहीं पर उसको आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। यानी कि जहाँ से निकला था वहीं पे फिर वो वापस आता एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये ड्यूरेशन को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय the particle, the time taken by the particle performing linear SHM
performing linear SHM. The time taken by the particle performing linear SHM to complete one oscillation. To complete one oscillation is called as period of SHM. The time taken by the particle performing linear SHM to complete one oscillation is called as period of SHM. अब वन ऑसिलेशन आप लोग कैसे काउंट करोगे, फिर से एक बार बताती हूँ. देखो, सब अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से निकला एक्सट्रीमिटी से, इधर ध्यान दो, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से निकला एक्सट्रीमिटी से, तो इस एक्सट्रीमिटी से यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ से वहीं पे वापस आएगा जहाँ से निकला था. यहाँ से निकला था, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से फिर इधर वापस आएगा, यानी एक ऑसिलेशन होगा. तो ये एक ऐसा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं. तो जरूरी नहीं कि पार्टिकल यहीं से निकले. अगर तुम्हारे पार्टिकल ने SHM यहाँ से शुरू की इस एक्सट्रीमिटी से, तो फिर इस एक्सट्रीमिटी से इधर जाएगा ये एक्सट्रीमिटी पे, और ये एक्सट्रीमिटी से फिर वापस इधर आएगा, तो इसको भी हम लोग एक ऑसिलेशन बोलेंगे. तो इस एक ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हमारे पार्टिकल को जो टाइम लगा है उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ SHM. और जो मोशन हमारा पार्टिकल कर रहा था ऑसिलेटरी मोशन, वो लीनियर, वो ऑसिलेटरी थी और सिंपल ऑसिलेटरी मोशन थी, इसलिए उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी लीनियर SHM कहते हैं. तो एक बार डेफिनेशन देखो, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ SHM. अब इसको इस डेफिनेशन, ये तो हमारी लिखने वाली डेफिनेशन हो गई, लेकिन इस डेफिनेशन को अगर हम अनाड़ी भाषा में बोलने के लिए, अगर मैं बोलूँ कि इसको अनाड़ी भाषा में, अनाड़ी वर्ड में अगर इसको समझाना है, तो बिल्कुल मैं ऐसे बोलूँगी कि जहाँ से निकला था वहीं पे एक राउंड मार के वापस आना है. अनाड़ी भाषा में अपने जहाँ से निकला था वहीं पे एक राउंड मार के वापस आना है. उस जहाँ से निकला था वहीं पे एक राउंड मार के वापस आने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं. मतलब यहाँ से निकला और यहीं पे एक राउंड मार के वापस आएगा, तो इस ड्यूरेशन को जो बोलते हैं टाइम पीरियड. तो अभी उसको अभी समझने के लिए हम लोग ने डेफिनेशन तो समझ लिया, अब उसको मैथमेटिकली हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे. अब कैसे निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड मैथमेटिकली. तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट कि अगर तुम्हारा पार्टिकल, सपोज अगर तुम्हारा पार्टिकल एक्सट्रीमिटी से निकला है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से निकला, तो मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से निकला तो आप इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, x इज इक्वल टू प्लस a cos ओमेगा t. वी हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर SHM डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. दैट इज अ जनरल एक्सप्रेशन, वो कभी भी लगा सकते हो. और ये वाला एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करे तो, और माइनस a cos ओमेगा t निगेटिव एक्सट्रीमिटी से शुरू करे तो, और मीन से शुरू करें तो a sin ओमेगा t. तो मैंने कंसिडर किया कि मेरा पार्टिकल a cos ओमेगा t से निकला, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से निकला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त क्या होगा, x, ये जनरल एक्सप्रेशन लेना. लेकिन जब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी में निकलता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, और उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रहता है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे x इज इक्वल टू प्लस a, तो आप क्या लोगे, x इज इक्वल टू प्लस a. इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी तो इक्वेशन लेंगे x इज इक्वल टू प्लस a. ओके, अब अज्यूम करते हैं कि यहाँ से निकला, इधर ध्यान दो प्लीज, अज्यूम करते हैं कि यहाँ से निकला और आफ्टर टाइम ड्यूरेशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. ये मैं ले रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस. आफ्टर टाइम ड्यूरेशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वो कहाँ पे पहुँचता है, लेट अस सी नाउ, लेट अस सी, look at here. So after time duration t is equal to 2 pi by omega,
ये टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर डालने वाली हूँ इस इक्वेशन में। आपका ध्यान अगर इधर नहीं होगा तो पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ये यहाँ पर हम डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हम चेक करके देखना चाहते हैं कि उसको एक साइकिल जहाँ से निकला था वहीं पे वापस आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो वो निकला था x इक्वल टू प्लस ए से, ठीक है। और टाइम की वैल्यू हम डाल रहे हैं t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा ओवर ईयर। क्यों? अभी ये इक्वेशन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, आप बता सकते हो कि क्यों मैंने ये इक्वेशन सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से निकला था, इसलिए मैंने ये इक्वेशन शुरू किया, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी में चलता है तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ती है? प्लस ए। तो अभी x की वैल्यू प्लस ए मैं यहाँ पर डालूंगी। देखो आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस ए ओवर ईयर, और इधर x इक्वल टू ए मेरा पार्टिकल निकला था, और आई पुट द वैल्यू t इज टू पाई बाय ओमेगा ओवर ईयर। तो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू प्लस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। टी के बदले क्या डालेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा गया, ठीक है। और ये आएगा प्लस ए कॉस ऑफ 2 पाई, राइट। कॉस ऑफ 2 पाई कितना होता है मालूम है? कॉस ऑफ 2 पाई कितना होता है? प्लस 1 होता है। कॉस ऑफ 2 पाई क्या होता है? प्लस 1। तो ये प्लस ए इंटू 1, ये आएगा प्लस ए ओनली। देखो अभी हमारा पार्टिकल कहाँ से निकला था? x इज इक्वल टू प्लस ए से, और आफ्टर टाइम t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ये डालने के बाद फिर से कहाँ पे पहुंचा? x इज इक्वल टू प्लस ए पे। मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए से निकला था, और इतने टाइम के बाद फिर से x इज इक्वल टू प्लस ए पे ही पहुंचा है। इसका मतलब ये पक्का उसका टाइम पीरियड है। क्लियर हो गया? x इज इक्वल टू प्लस ए से निकला था, और इतने टाइम डालने के बाद फिर से x इज इक्वल टू प्लस ए पे ही पहुंचा। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या कहती है? जहां से निकला था वहीं पे फिर वापस आने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जहां से निकला था वहीं पे वापस आने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो फिर वो x इज इक्वल टू प्लस ए से निकला और फिर से x इज इक्वल टू प्लस ए पे ही पहुंचा इतने टाइम के बाद। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। देयरफॉर the time period is, what is that? Capital T is 2 pi by omega. This is the value of time period. एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, कैपिटल T is 2 pi by omega. अब आपको याद होगा कि ओमेगा की मैंने एक और ओमेगा का कंसेप्ट बताया था कि इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट में आपको याद होगा ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m होता है। ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ k by m। तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m। इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूँ इस एक्सप्रेशन में तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा के बदले हम डालेंगे अंडर रूट ऑफ k by m। देखो सिंस t इज 2 पाई बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m, तो ये k by m डाल दिया और यू गॉट एक्सप्रेशन t is 2 pi into अंडर रूट ऑफ m by k। दिस इज द वन मोर एक्सप्रेशन for time period of linear SHM. This is one more expression for time period of linear SHM. एक t is 2 pi by omega and दूसरा t is 2 pi into under root of m by k। कैसे निकाला? t is equal to 2 pi by omega और ओमेगा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? शुरुआत के पीरियड, पहला ही पीरियड में ऑसिलेशन के पहले या दूसरे पीरियड में देखो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बार मैंने आपको बताया था, उसको यहाँ पर पुट करना है और आपको ये एक और फॉर्मूला मिलेगा t is 2 pi to under root of m by k. So the expression for the time period of particle performing linear SHM is given by t is equal to 2 pi into under root of m by k. एक ये मैंने बताया और एक ये बताया। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकल ने जहाँ से अपनी मोशन शुरू करी वहीं पे खत्म करने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमने x इक्वल टू प्लस ए से हमारे पार्टिकल ने मोशन शुरू की थी और फिर से x इक्वल टू प्लस ए पे ही पहुंचा। कितने टाइम के बाद? इतने टाइम के बाद, इसीलिए हमने इसको टाइम पीरियड बोला। ठीक है, तो एक ये एक्सप्रेशन, फिर मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट करके एक और एक्सप्रेशन आपको बताया इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट वेयर k स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट एंड दिस इज द मास ऑफ द स्प्रिंग। नाउ यू कैन हैव वन मोर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। एक और एक्सप्रेशन हम लोग टाइम पीरियड के लिए बनाएंगे, वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स में बनाएंगे। कैसे? आपको याद होगा मैंने बिगिनिंग में शुरुआत में जो डेफिनेशन बताई थी, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू kx, है ना, माइनस kx आपने पढ़ा था, बराबर है। बट निगेटिव साइन का काम क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बताने के लिए।
So I want only the magnitude. So considering only the magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो टाइम पीरियड बताया, टाइम पीरियड तो स्केलर क्वांटिटी, उसको कहीं को डायरेक्शन चाहिए, इसलिए मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनलिटी पकड़ूंगी। तो मैग्नीट्यूड, कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू kx, राइट? F इज इक्वल टू kx, तो k इज व्हाट, देयरफॉर k इज इक्वल टू f अपॉन x। अब k की वैल्यू f अपॉन x यहाँ पर हम डाल देंगे, इधर ध्यान दो, हाँ डेरिवेशन कैसे बनाया, t इज 2.2 अंडर रूट ऑफ f बाई k एंड k इज f अपॉन x, तो इसको उठा के इस k की जगह पे डाल दो, इधर देखो k इज f बाई x, तो इसको उठा के इधर डाल दो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k के बदले में डालूंगी f बाई x, राइट? अब ये x ऊपर चले जाएगा, सो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ x ऊपर mx अपॉन f, राइट? अब आपको पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो f आएगा इधर, अगले स्टेप में हम लोग f इज इक्वल टू ma डाल देंगे, ये mx और यहाँ पर m इंटू a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, देखो यहाँ पर मैं a यानी एक्सीलरेशन डालने जा रही हूँ, फिर m and a cancel and you got the expression 2 pi into under root of x upon acceleration, t is equal to 2 pi into under root of x upon acceleration, इसको आप लोग ऐसा भी कह सकते हो 2 pi into अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आप इस टर्म को नीचे ले लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा, यानी ये टर्म इसको 2 पाई को इनटू में है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन इस टर्म को आप नीचे, सॉरी ये टर्म न्यूमरेटर में है और इस टर्म को आप नीचे डिनोमिनेटर में ले लोगे तो फिर एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कैसे आएगा, ये बन गया 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए, तो आप अगर ये वाली टर्म नीचे ले लेते हो तो ये एक्सप्रेशन आपकी किताब में जो लिखा है उस तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ कि ये अगर टर्म डिनोमिनेटर में चली जाती है तो x आएगा नीचे और ऊपर, यानी फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेशन अपॉन x। क्लियर, इज दैट क्लियर? इधर देखो, इसमें फॉर्मूले में क्या फर्क है, एक ही फॉर्मूला है वो, दिस इज 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ x अपॉन a and here 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement, और आपके टेक्स्ट बुक में ये ऐसा लिखा है 2 pi upon under root of acceleration per, this is written in this way in your textbook, t is equal to 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement, क्योंकि x stands for displacement, acceleration per unit displacement, it is written like that. Is that clear? So this is the expression for time period of linear section. एक ये पैटर्न है, एक ये m by x वाला मैंने मिटा दिया जो मैंने यहाँ पर लिखा था t is equal to 2 pi into under root of m by k, राइट? एक ये दूसरा वाला और ये एक तीसरा वाला, ये तीनों भी एक्सप्रेशन टाइम पीरियड ऑफ लीनियर सेक्शन के लिए डिनोट करते हैं। एक t is 2 pi by ओमेगा, दूसरा t is 2 pi into under root of m by k और तीसरा t is equal to 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट x को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, a को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और इसलिए एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट 2 pi अपॉन, नॉट इनटू, इनटू बोलना है तो 2 pi into x अंडर रूट ऑफ x अपॉन a बोलना पड़ेगा, और 2 pi अपॉन बोलना है तो अंडर रूट ऑफ a अपॉन x बोलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेशन, उसके लिए पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी यानी क्या होती है, इन जनरल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हम लोग बेसिक में कई बार सीखे हुए हैं, लेकिन अभी ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कैसा आएगा कि एक पार्टिकल लीनियर एसेशन करता है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, ऐसा वो कर रहा है। तो या तो अगर एक्सट्रीमिटी से चालू किया तो एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, या होगा एक साइकिल। तो ऐसे वो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने रिपीट करता है, एक साइकिल जैसे एक एक्सट्रीमिटी से दूसरी, दूसरी से फिर से पहले जगह पे जहाँ पर आया था, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से निगेटिव, निगेटिव से फिर से पॉजिटिव, यानी एक ऑसिलेशन हम लोग बोलते हैं।
तो ऐसे वो कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इन 1 सेकंड और पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। इसके डेफिनेशन में लिखा के दे देती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या आएंगे डेफिनेशन, देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस frequency of SHM, the number of oscillations completed by the particle, the number of oscillations completed by the particle performing linear SHM, performing linear SHM, the number of oscillations completed by the particle performing linear SHM in 1 second, in 1 second, या तो per unit time, in 1 second नहीं लिखना है, तो number of oscillations completed by the particle performing linear SHM per unit time, तो per unit time, what is the unit of time, it is second, तो इसलिए 1 second भी कह सकते हो। तो पर यूनिट टाइम आपके टेक्स्ट बुक में ऐसी डेफिनेशन आप ऐसे लिखो, मतलब कोई नहीं होता है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इन 1 सेकंड और द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। वीडियो पॉज करके सारे डेफिनेशंस लिखना है, सारे डेरिवेशन लिखना है, तभी के तभी ये कंप्लीट करना है। आप बहुत सारे वीडियो जमा करके करोगे तो फिर आपका बर्डन बढ़ जाएगा। फिर से बता रही हूँ कि जो छोटे छोटे वीडियो जो हम लोग 20-20 मिनट के बना रहे हैं उसमें से आपको डेरिवेशन कॉपी करना है और बीच बीच में जो डेफिनेशन आ रहे हैं वो भी लिख लेना है। PDF फाइल में आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसके प्रिंट आउट कहीं भी जेरोक्स दुकान में से निकाल लो, या तो टेक्स्ट बुक अगर अवेलेबल है, शायद आ गए हैं ऐसे सुना है, तो टेक्स्ट बुक खरीद लो, ठीक है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM की डेफिनेशन। मीनिंग है उसका कि 1 सेकंड में तुम्हारा पार्टिकल जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, आपने बेसिक में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। ये हम लोग ने पढ़ा है बेसिक में, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आपका टाइम पीरियड के फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए करना क्या, सिर्फ रेसिप्रोकल करना, आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। टाइम पीरियड का ये जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया था 2π/ω, तो अगर n इज 1/t एंड t इज व्हाट 2π/ω, तो इसको 2π/ω लिखेंगे, तो ये क्या आएगा ω/2π, ये आ गया n का फॉर्मूला ω/2π। आपको पता है दूसरा फॉर्मूला हमने टाइम पीरियड का सीखा है, t is 2π × √m/k, तो इसका उल्टा करो, एक और n इज अगेन 1/t एंड t का फॉर्मूला है 2π × √m/k, राइट, बराबर है ना। n is 1/t and t is 2π × √m/k, ये क्या आएगा 1/2π, फॉर्मूला बनेगा 1/2π × √k/m। सिंपल है, आ गया फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, रेसिप्रोकल करते जाओ फॉर्मूला बनता जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी, अगेन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, तो अगेन फ्रीक्वेंसी इज 1/t बट t इज व्हाट, t इज 2π अपॉन √ एक्सीलरेशन, इधर देखो 1/t, t इज 2π अपॉन √ एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो यह आएगा 1/2π × नो दिस इज 1/2π दिस, तो ये ऊपर आएगा × एक्सीलरेशन अपॉन x, और ये आएगा 1/2π। ये डिनोमिनेटर में है, राइट, एक्सीलरेशन अपॉन x डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा एक्सीलरेशन अपॉन x, एंड ये 2π के बदले ये आ गया 1/, सीधा सीधा इसको उल्टा करो, नहीं देखो इसको उल्टा करो, फ्लिप कर दो उल्टा, तो ये ऊपर आएगा इनटू में आएगा, और ये 2π जो है 1/2π √ एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। So these are, this is one, this is another, and this is third one.
These are the respective expressions for the frequency of SHM. Is that clear? Okay.